दोस्तों, एक बात नोटिस की है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो, हर सीन, हर कहानी इंटरेस्ट से सुनते हो, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है तो अचानक कंजूस बन जाते हो। अरे यार, ये सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल मुफ्त है, कोई टैक्स वसूल नहीं होगा। बस एक क्लिक करना है और हमारी अगली कहानियां सीधी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो भाई, थोड़ा दिल बड़ा करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो कहाँ से और कितने बजे देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानियां किस किस शहर तक पहुंच रही हैं। मेरा नाम ब्योमकेश दास है। लोग मुझे जासूस कहते हैं, लेकिन मैं खुद को सत्यान्वेषी मानता हूँ। मैं सत्य की खोज करता हूँ, चाहे वह कितना ही गहरा क्यों ना छिपा हो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली से जुड़ी है, लाल कोठी। यह हवेली ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की याद दिलाती है, जब इसकी दीवारों के भीतर राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते थे और सत्ता के खेल खेले जाते थे। मेरे साथ मेरे विश्वसनीय मित्र और लेखक अजय हैं, जो मेरे हर मामले में मेरा साथ देते हैं। अजय न केवल एक अच्छे लेखक हैं, बल्कि एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति भी हैं। जब भी मैं किसी पहेली में उलझता हूँ, अजय के सवाल मुझे नई दिशा दिखाते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक बरसाती शाम को, जब कोलकाता की सड़कों पर बारिश की बूंदें थपथपा रही थीं और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। उस शाम मैं और अजय अपने हैरिसन रोड वाले घर में बैठे थे। अजय अखबार पढ़ रहे थे और मैं एक पुरानी फाइल के कागजात देख रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हमारे नौकर पुन्नू ने दरवाजा खोला और एक लंबा, गोरा, करीब 60 साल का व्यक्ति अंदर आया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या आप ब्योमकेश दास हैं? उसने पूछा। जी हाँ, मैंने कहा। आइए, बैठिए। आप कौन हैं और क्या मुसीबत है? वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, मेरा नाम दयाशंकर मल्होत्रा है। मैं एक उद्योगपति हूं और लाल कोठी का मालिक हूं। मैं आपके पास अपने बेटे विनोद के बारे में बात करने आया हूं। वह गायब हो गया है। मैंने उनकी ओर ध्यान से देखा। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ छिपाने की भी कोशिश थी। कब और कैसे गायब हुआ? मैंने पूछा। 3 दिन पहले, दयाशंकर ने कहा। विनोद रात को अपने कमरे में सोने गया था। सुबह जब नौकरों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर खोला गया तो कमरा खाली था। खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन विनोद गायब था। अजय ने अखबार रख दिया और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है। एक बंद कमरे से कोई कैसे गायब हो सकता है? दयाशंकर ने सिर हिलाया। यही तो रहस्य है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं बाबू। आपका बेटा विनोद कैसा इंसान है? मैंने पूछा। दयाशंकर की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी आई। विनोद? वह जुए का शौकीन है। उसने बहुत कर्ज ले रखा है। कई बार मैंने उसके कर्ज चुकाए हैं, लेकिन वह फिर से वही गलती करता है। मुझे डर है कि कहीं। कहीं क्या? मैंने तीखे स्वर में पूछा। कहीं उसके कर्जदारों ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? दयाशंकर ने धीरे से कहा। मैंने कुछ देर सोचा। आपके घर में और कौन कौन रहता है? मेरी दूसरी पत्नी है, दयाशंकर ने बताया। मेरी पहली पत्नी की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। विनोद मेरी पहली पत्नी का बेटा है। मेरी दूसरी पत्नी के भी एक बेटा है, रोहन। वह 22 साल का है। क्या विनोद और आपकी दूसरी पत्नी के बीच संबंध अच्छे हैं? अजय ने पूछा। दयाशंकर ने हिचकिचाते हुए कहा, सच कहूं तो नहीं। मेरी पत्नी चाहती है कि संपत्ति केवल रोहन को मिले। विनोद को वह कभी अपना नहीं मान पाई। मैंने मन ही मन नोट किया कि यहां संपत्ति का सवाल था, और जहां संपत्ति का सवाल हो, वहां षड्यंत्र की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, मैंने कहा। मैं और अजय कल सुबह लाल कोठी आएंगे। मुझे हवेली देखनी होगी और सभी से मिलना होगा। दयाशंकर ने राहत की सांस ली। धन्यवाद बाबू, मैं आपका इंतजार करूंगा। जब वे चले गए तो अजय ने मुझसे पूछा, ब्योमकेश, तुम्हें क्या लगता है? यह अपहरण है या कुछ और? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मैंने कहा। लेकिन एक बात तय है, यह मामला जितना सरल दिख रहा है, उतना है नहीं। अगले दिन सुबह मैं और अजय एक तांगे में बैठकर कोलकाता के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े। शहर की भीड़भाड़ पीछे छूटती गई और हम घने पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरने लगे। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हम लाल कोठी के सामने पहुंचे। हवेली देखते ही मेरी सांस थम गई।
यह एक विशाल 3 मंजिला इमारत थी जिसकी लाल ईंटों पर समय की धूल जमी हुई थी। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और मुख्य दरवाजा भारी लोहे का बना हुआ था। बगीचा उजाड़ सा लग रहा था, जैसे सालों से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। यह जगह तो भूतियां लग रही है, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। हर पुरानी हवेली भूतियां लगती है, मैंने कहा। लेकिन असली भूत इंसानों के मन में होते हैं, अजय। हमने दरवाजे की घंटी बजाई। एक बूढ़ा नौकर दरवाजा खोलकर हमें अंदर ले गया। हवेली के अंदर का नजारा और भी अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, फर्श पर मोटी कालीन बिछी थी और चारों ओर एक भारी खामोशी थी। दयाशंकर मल्होत्रा हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें बैठक में ले जाकर चाय पेश की। बाबू, मैं आपको सबसे पहले विनोद का कमरा दिखाता हूं, उन्होंने कहा। हम सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। एक लंबे गलियारे के आखिर में विनोद का कमरा था। दरवाजा टूटा हुआ था, जाहिर है इसे जबरन खोला गया था। मैंने कमरे में प्रवेश किया। कमरा बड़ा और हवादार था। एक पलंग, एक अलमारी, एक मेज और कुछ किताबें। सब कुछ सही जगह पर था। कोई अस्त व्यस्तता नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। खिड़की बंद थी, मैंने पूछा। हाँ, अंदर से बंद थी, दयाशंकर ने कहा। मैंने खिड़की की जांच की। ये दूसरी मंजिल पर थी और नीचे पत्थरों का आंगन था। कोई भी इस खिड़की से बिना सीढ़ी के नहीं उतर सकता था। मैंने पलंग के नीचे देखा, अलमारी खोली, मेज की दराजें टटोलीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार के एक कोने में, बिल्कुल छिपा हुआ, एक अजीब निशान था। यह खून से बना हुआ एक त्रिकोण था, जिसके बीच में एक आंख बनी हुई थी। यह क्या है? मैंने पूछा। दयाशंकर ने उसे देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता बाबू, यह पहले यहां नहीं था। यह निशान किसी गुप्त संगठन का प्रतीक है, अजय ने कहा। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। यह क्रांतिकारियों का निशान होता था। मैंने निशान को ध्यान से देखा। खून सूख चुका था, लेकिन यह ताजा लग रहा था, शायद 3-4 दिन पुराना। विनोद के कमरे में और क्या-क्या था? मैंने पूछा। उसके कमरे में एक पुराना खंजर था, दयाशंकर ने कहा। वह एक पारिवारिक निशानी था, मेरे दादा के समय का। वह खंजर कहाँ है? मैंने पूछा। वह वह गायब है, दयाशंकर ने धीरे से कहा। जब हमने कमरा खोला तो खंजर भी नहीं मिला। यह एक और महत्वपूर्ण सुराग था। एक पुराना खंजर जो किसी क्रांतिकारी से जुड़ा हो सकता था, और एक रहस्यमयी निशान। यह सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। मुझे हवेली के बाकी हिस्से भी देखने हैं, मैंने कहा। खासकर तहखाना। दयाशंकर हिचकिचाए। तहखाना? वहां तो कोई नहीं जाता बाबू, वह सालों से बंद है। फिर भी, मैंने कहा, मुझे वहां जाना होगा। हम नीचे बैठक में वापस आए। दयाशंकर ने अपनी पत्नी और बेटे रोहन को बुलाया। दयाशंकर की पत्नी, जिसका नाम मीनाक्षी था, एक लंबी छरहरी महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। नमस्ते, उसने रूखे स्वर में कहा। आप विनोद को ढूंढने आए हैं? हाँ, मैंने कहा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जिस रात विनोद गायब हुआ, आपने कुछ असामान्य देखा या सुना? मीनाक्षी ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी आंखों में झूठ साफ दिख रहा था। मैंने मन ही मन नोट किया कि मुझे इस औरत पर नजर रखनी होगी। रोहन एक स्वस्थ, हंसमुख युवक था, लेकिन जब मैंने उससे विनोद के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। विनोद भाई हमेशा मुसीबत में रहते थे, रोहन ने लापरवाही से कहा। शायद वे किसी कर्जदार से छिपने के लिए भाग गए हों। क्या आपको लगता है कि विनोद खुद भाग गए? अजय ने पूछा। हो सकता है, रोहन ने कहा। उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने देखा कि मीनाक्षी और रोहन दोनों ही विनोद की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें राहत महसूस हो रही थी। तभी एक बूढ़ी नौकरानी, जिसका नाम चंपा था, चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चंपा, मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, विनोद बाबू कहाँ गए? चंपा ने डरते हुए कहा, बाबू, मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैंने पूछा। चंपा ने चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाकर बोली, बाबू, रात को इस हवेली में एक सफेद साड़ी पहनी औरत घूमती है। लोग कहते हैं कि वह लाल कोठी की चुड़ैल है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल? यह तो अंधविश्वास है। लेकिन मैं जानता था कि हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है।
तुमने खुद उस औरत को देखा है? मैंने पूछा। हाँ बाबू, चंपा ने कहा। 2 रात पहले मैं रसोई में काम कर रही थी। तभी मैंने खिड़की से देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत बगीचे में घूम रही है। वह बिल्कुल भूत जैसी लग रही थी। किस दिशा में? मैंने पूछा। तहखाने की ओर, चंपा ने डरते हुए कहा। यह सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। तहखाना, वही जगह जहां कोई नहीं जाता था। चंपा, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा। हम इसकी जांच करेंगे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा घिरने लगा था। दयाशंकर ने हमें हवेली में ही रुकने की पेशकश की। बाबू, आप यहीं रुक जाइए, उन्होंने कहा। रात को आप खुद देख सकेंगे कि यहां क्या होता है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी यही चाहिए था। मैं रात को हवेली का निरीक्षण करना चाहता था। हमें हवेली की तीसरी मंजिल पर एक कमरा दिया गया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें भी वही भारी खामोशी थी। मैं और अजय खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगे। बगीचे में अंधेरा छा चुका था और केवल चांद की रोशनी ही पेड़ों की छाया बना रही थी। ब्योमकेश, अजय ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि यहां कोई चुड़ैल है? मैं मुस्कुराया। चुड़ैल नहीं अजय, लेकिन जरूर कोई है जो चुड़ैल का नाटक कर रहा है, और मुझे पता लगाना है कि क्यों। हमने रात का खाना खाया और फिर अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने अजय से कहा कि वह सो जाए, लेकिन मैं जागता रहूंगा। तुम अकेले जागोगे? अजय ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मुझे पता लगाना है कि रात को क्या होता है। रात के करीब 12 बजे मैं खिड़की के पास खड़ा था और बगीचे को देख रहा था। तभी मैंने देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत धीरे धीरे बगीचे में चल रही थी। वह बिल्कुल भूत जैसी लग रही थी। उसके बाल खुले थे और वह जमीन पर तैरती हुई सी लग रही थी। मैंने तुरंत अजय को जगाया। अजय, देखो, वह रही सफेद साड़ी वाली औरत। अजय ने खिड़की से देखा और हैरानी से बोला, यह तो सच में भूत जैसी लग रही है। चलो, हमें उसका पीछा करना होगा, मैंने कहा। हम चुपचाप कमरे से निकले और सीढ़ियां उतरने लगे। हवेली में घुप अंधेरा था। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े और मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। बगीचे में वह सफेद साड़ी पहनी औरत अब भी चल रही थी। वह तहखाने की ओर जा रही थी। हम दूर से उसका पीछा करने लगे। तहखाने का दरवाजा पुराना और जंग खाया हुआ था। औरत ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर चली गई। मैंने अजय को इशारा किया कि वह मेरे पीछे आए। हम भी धीरे से तहखाने में उतर गए। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। तहखाना विशाल था। दीवारों पर पुराने पोस्टर और तस्वीरें लगी हुई थीं। कोने में कुछ बक्से रखे हुए थे और सबसे आगे एक लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला था। वह औरत उस दरवाजे के पीछे गई है, अजय ने फुसफुसाकर कहा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में हमने देखा, वह सफेद साड़ी पहनी औरत एक कोने में बैठी हुई थी। लेकिन अब वह भूत नहीं लग रही थी। उसने अपना घूंघट हटा दिया था और हमने उसे पहचान लिया। यह मीनाक्षी थी, दयाशंकर की पत्नी। रुकिए, मैंने जोर से कहा। मीनाक्षी चौंक गई और घूमकर हमारी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में डर था। तुम यहां कैसे आए? उसने डरते हुए पूछा। सवाल यह है कि तुम यहां क्यों आई हो, मैंने कहा। और तुम चुड़ैल का नाटक क्यों कर रही हो? मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के दूसरे कोने में पड़ी। वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने तुरंत उसके पास जाकर उसका मुंह खोला। विनोद, अजय ने चीखते हुए कहा। यह तो विनोद है। हाँ, वह विनोद था, दयाशंकर का बेटा, जो 3 दिनों से लापता था। वह कमजोर और डरा हुआ था, लेकिन जीवित था। माँ ने मुझे यहां बंद किया है, विनोद ने कमजोर आवाज में कहा। वह मुझे मारना चाहती है। मैंने मीनाक्षी की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम नहीं समझते, उसने चीखते हुए कहा। यह सब संपत्ति के लिए है। विनोद को हटाना जरूरी था ताकि मेरा बेटा रोहन एकमात्र वारिस बन सके। तो तुमने विनोद को अपहृत करके यहां छिपा दिया? मैंने पूछा। हाँ, मीनाक्षी ने कहा। मैंने उसे बेहोश किया और यहां ले आई। मैं चाहती थी कि सब यह सोचें कि वह भाग गया है। फिर कुछ दिनों बाद मैं उसे खत्म कर देती। और चुड़ैल का नाटक? अजय ने पूछा। ताकि सब डर जाएं और तहखाने में कोई ना आए, मीनाक्षी ने कहा। यह पुरानी हवेली है, लोग पहले से ही इसे भूतिया मानते हैं।
मैंने बस उनके डर का फायदा उठाया। मैंने विनोद की रस्सियां खोलीं। वह कांप रहा था। बाबू, विनोद ने कहा, वह मुझे रोज खाना देती थी, लेकिन कहती थी कि जल्द ही मुझे मार देगी। मैं बहुत डर गया था। अब तुम सुरक्षित हो, मैंने कहा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ और भी है। यह मामला इतना सरल नहीं हो सकता। मैंने तहखाने में चारों ओर देखा। यह तहखाना बहुत बड़ा है, मैंने कहा, और यहाँ कई कमरे हैं। मीनाक्षी, तुम यहाँ केवल विनोद को छिपाने के लिए आती थी? मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने मुझे और शक में डाल दिया। अजय, मैंने कहा, तुम विनोद को लेकर ऊपर जाओ और दयाशंकर को बुलाओ। मुझे इस तहखाने की और जांच करनी है। जब अजय और विनोद चले गए तो मैं अकेला मीनाक्षी के साथ रह गया। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, जिद्दी और खतरनाक। तुम यहां से नहीं निकल पाओगे, उसने धीरे से कहा। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज में उलझ गए हो? क्या मतलब? मैंने पूछा। यह हवेली, मीनाक्षी ने कहा, यह केवल एक हवेली नहीं है। इसके तहखानों में वो राज छिपे हैं जो सत्ता वाले लोग दफन करना चाहते हैं। मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना। तुम्हारा मतलब राजनैतिक दस्तावेजों से है? मीनाक्षी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मैं जासूस हूं, मैंने कहा। मैंने इस हवेली के बारे में थोड़ी खोजबीन की है। ब्रिटिश काल में यहां क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें होती थीं, और आजादी के बाद भी कई राजनेता यहां गुप्त मंत्रणाएं करते थे। उन्होंने अपने गंदे कामों के दस्तावेज यहां छिपाए होंगे। मीनाक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। हां, मुझे इन दस्तावेजों का पता चला। अगर ये बाहर आ जाएं, तो आज के कई बड़े नेताओं की सत्ता खत्म हो जाएगी। मैं इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। मैं सत्ता चाहती थी, पैसा चाहती थी, और विनोद इसमें बाधा था, मैंने कहा। हाँ, मीनाक्षी ने कहा, अगर विनोद जिंदा रहता तो संपत्ति बंट जाती। मुझे पूरी संपत्ति और उन दस्तावेजों पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। मैंने तहखाने में और आगे बढ़ना शुरू किया। एक दूसरे दरवाजे के पीछे एक और कमरा था। यह कमरा किताबों और फाइलों से भरा हुआ था। मैंने एक फाइल उठाई और खोली। उसमें पुराने पत्र और दस्तावेज थे जो 1940 और 1950 के दशक के थे। ये सब राजनैतिक षड्यंत्रों के सबूत हैं, मैंने कहा। हत्याएं, घूसखोरी, देशद्रोह, सब कुछ यहां लिखा है। तभी मुझे एक और चीज दिखाई दी। कमरे के कोने में एक पुराना खंजर रखा हुआ था। वही खंजर जो विनोद के कमरे से गायब हुआ था। मैंने खंजर उठाया। उस पर कुछ खून के धब्बे थे। यह खंजर, मैंने कहा, यह किसी मशहूर क्रांतिकारी का था? मीनाक्षी ने कहा, हाँ, यह खंजर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक करीबी साथी का था। उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और यहीं इसी तहखाने में उसकी हत्या कर दी गई थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो दीवार पर वह निशान, त्रिकोण और आंख, वह उस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक था? हाँ, मीनाक्षी ने कहा, वह निशान आजादी की लड़ाई के दौरान गुप्त संगठनों का था। लेकिन अब उसका इस्तेमाल उन लोगों को डराने के लिए किया जाता है जो इन राज्यों को उजागर करना चाहते हैं। तभी ऊपर से आवाजें आने लगीं। दयाशंकर, अजय और कुछ नौकर तहखाने में उतर रहे थे। ब्योमकेश, अजय ने पुकारा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैंने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दयाशंकर ने मीनाक्षी को देखा। उनकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों था। तुमने यह क्या किया मीनाक्षी? मेरे बेटे को मारने की कोशिश? मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अब वह पकड़ी जा चुकी है। लेकिन ब्योमकेश, अजय ने कहा, अभी भी एक सवाल बाकी है। रोहन कहाँ है? क्या वह भी इस साजिश में शामिल था? मैंने सिर हिलाया। नहीं अजय, रोहन को शायद कुछ पता नहीं था, लेकिन एक और व्यक्ति है जो इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। कौन? दयाशंकर ने पूछा। मैंने उन सभी दस्तावेजों को देखा जो तहखाने में रखे हुए थे। उनमें से एक फाइल में मुझे एक पुराना फोटो मिला। फोटो में 3 लोग थे, दयाशंकर और 2 और व्यक्ति। उनमें से एक व्यक्ति को मैंने पहचान लिया। दयाशंकर बाबू, मैंने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? दयाशंकर हैरान हो गए। 2, विनोद और एक बड़ा बेटा था। उसका नाम अमर था, लेकिन वह 20 साल पहले गायब हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। मैं मान बैठा कि वह मर गया। वह मरा नहीं, मैंने कहा। वह अभी भी जिंदा है, और वही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है। सभी चौंक गए। क्या मतलब? दयाशंकर ने पूछा।
अमर कभी गायब नहीं हुआ, मैंने समझाया। उसने खुद को छिपा लिया, क्योंकि वह इन राजनैतिक दस्तावेजों को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने एक गुप्त गिरोह बनाया जो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नेताओं को ब्लैकमेल करता था। लेकिन वह कहाँ है? अजय ने पूछा। मैंने तहखाने के सबसे अंदर वाले कमरे की ओर इशारा किया। वहां, उस आखिरी कमरे में। हम सब उस कमरे की ओर चल पड़े। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वह लगभग 50 साल का था, लंबा और दुबला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पागलपन और ताकत का मिश्रण। अमर, दयाशंकर ने चीखते हुए कहा। तुम तुम जिंदा हो? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पिताजी, मैं जिंदा हूं, और मैंने इन 20 सालों में बहुत कुछ किया है। तुमने यह सब क्यों किया? दयाशंकर ने पूछा। सत्ता के लिए, अमर ने कहा। मैंने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नेताओं को अपने वश में किया। मैंने चुनाव जिताए, सरकारें गिराईं, पैसा कमाया, और मैं यह सब इस लाल कोठी से नियंत्रित करता रहा। और मीनाक्षी? मैंने पूछा। वह तुम्हारे साथ थी? अमर ने सिर हिलाया। हाँ, मीनाक्षी मेरी साथी थी। मैंने ही उसकी शादी पिताजी से करवाई थी, ताकि हमें हवेली पर नियंत्रण मिल सके। और विनोद को हटाने की योजना भी मेरी ही थी। लेकिन क्यों? विनोद ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम संपत्ति के वारिस थे, अमर ने कहा, और मुझे पूरी हवेली चाहिए थी। यह तहखाना, ये दस्तावेज, ये सब मेरी सत्ता का आधार है। तो तुमने विनोद को अपहृत करने के लिए मीनाक्षी को इस्तेमाल किया, मैंने कहा, और चुड़ैल की अफवाह फैलाकर सबको तहखाने से दूर रखा। बिल्कुल सही, अमर ने कहा। लेकिन तुम बहुत चालाक निकले, ब्योमकेश दास। तुमने मेरी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। योजना? मैंने कहा। तुम्हारी योजना केवल विनोद को मारने की नहीं थी। तुम अपने पिता को भी हटाना चाहते थे, ताकि पूरी संपत्ति पर तुम्हारा कब्जा हो जाए। और फिर इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके तुम देश की राजनीति को नियंत्रित करना चाहते थे। अमर की आंखों में पागलपन की चमक और तेज हो गई। हाँ, मैं इस देश का असली शासक बनना चाहता था। छाया से सत्ता चलाना, यही असली ताकत है। लेकिन तुम्हारी योजना अब खत्म हो चुकी है, मैंने कहा। अमर ने अचानक अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और हम सब पर तान दी। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है। तुम सब यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। लेकिन मैं तैयार था। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अमर हिंसक हो सकता है। मैंने अजय को संकेत दिया। अजय ने तुरंत अपने साथ लाई हुई टॉर्च अमर के चेहरे पर चमकाई। अमर अंधा हो गया और उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। यह खत्म हो गया, अमर, मैंने कहा। तुम्हारी सत्ता का खेल यहीं समाप्त होता है। अमर को बांधकर हमने उसे ऊपर ले जाया। दयाशंकर अपने बड़े बेटे को इस हालत में देखकर टूट गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा, दयाशंकर ने कहा। अमर इतना बदल कैसे गया? सत्ता, मैंने कहा। सत्ता का लालच इंसान को राक्षस बना देता है। अमर ने जब इन दस्तावेजों की ताकत देखी तो वह उसके नशे में डूब गया। अगली सुबह मैंने स्थानीय पुलिस को बुलाया। लेकिन मुझे पता था कि यह मामला केवल पुलिस का नहीं है। इसमें बड़े राजनेता शामिल हैं। मैंने उन सभी दस्तावेजों को देखा जो तहखाने में थे। उनमें कई बड़े नामों के खिलाफ सबूत थे। हत्याओं के, घूसखोरी के, देशद्रोह के। यह दस्तावेज अगर बाहर आते तो पूरी राजनीति हिल जाती। ब्योमकेश, अजय ने पूछा, तुम इन दस्तावेजों का क्या करोगे? मैंने सोचा, यह आसान फैसला नहीं है, अजय। एक तरफ न्याय है, दूसरी तरफ देश की स्थिरता। अगर यह सब सामने आया तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन सच को छिपाना भी तो गलत है, अजय ने कहा। हाँ, मैंने कहा। इसलिए मैं इन दस्तावेजों को सरकार के उन अधिकारियों को सौंपूंगा जिन पर मुझे भरोसा है। वे तय करें कि इनका क्या करना है। तभी एक कार हवेली के सामने आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला जो बहुत प्रभावशाली लग रहा था। यह कौन है? अजय ने पूछा। यह राजनैतिक गिरोह का एक सदस्य है, मैंने कहा। मैंने इसे बुलाया था। वह व्यक्ति अंदर आया। उसका नाम शर्मा था और वह एक पूर्व मंत्री था। ब्योमकेश बाबू, शर्मा ने कहा, मुझे पता चला कि आपने अमर को पकड़ लिया है। हाँ, मैंने कहा, और मुझे उन दस्तावेजों के बारे में भी पता चल गया है जो आप लोग छिपा रहे थे। शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। आप क्या करेंगे? मैं सच को सामने लाऊंगा, मैंने कहा, लेकिन समझदारी से।
मैं नहीं चाहता कि देश में अराजकता फैले, इसलिए मैं आप जैसे लोगों को एक मौका दे रहा हूं। या तो आप खुद अपने अपराध स्वीकार करें और सत्ता छोड़ दें, या फिर मैं इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दूंगा। शर्मा ने कुछ देर सोचा। आप बहुत चालाक हैं बाबू। ठीक है, मैं अपने साथियों से बात करूंगा। हम धीरे धीरे सत्ता से हट जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने कहा, मैं इन दस्तावेजों की प्रतियां कुछ विश्वसनीय लोगों के पास रखूंगा। अगर आप लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया, तो वे दस्तावेज सामने आ जाएंगे। शर्मा ने सिर हिलाया और चला गया। जब सब कुछ शांत हो गया, तो मैं दोबारा तहखाने में गया। मुझे अभी भी लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। मैंने तहखाने के सबसे आखिरी कमरे की जांच की। वहां एक पुरानी अलमारी थी। मैंने उसे खोला और अंदर कुछ और दस्तावेज मिले। यह एक डायरी थी। मैंने डायरी पढ़नी शुरू की। यह दयाशंकर की पहली पत्नी की थी। उसमें लिखा था, मुझे डर है। मुझे पता चल गया है कि मेरे सबसे बड़े बेटे ने क्या किया है। उसने अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की थी जब वह केवल 5 साल का था। मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं मानता। वह कहता है कि संपत्ति केवल उसी की है। मैं नहीं जानती क्या करूं। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। सबसे बड़ा बेटा? अमर तो दूसरा बेटा था। तो सबसे बड़ा कौन था? मैं तुरंत ऊपर गया और दयाशंकर से पूछा, आपके कितने बेटे थे? दयाशंकर ने कहा, 3। सबसे बड़ा विक्रम, फिर अमर, फिर विनोद। विक्रम कहाँ है? मैंने पूछा। वह वह 20 साल पहले एक दुर्घटना में मर गया, दयाशंकर ने कहा। उसका शव नदी में मिला था। क्या आपने शव की पहचान की थी? मैंने पूछा। नहीं, दयाशंकर ने कहा। शव बहुत सड़ चुका था, लेकिन उसके कपड़ों से हमने पहचान लिया। मुझे तुरंत समझ आ गया। वह शव विक्रम का नहीं था। विक्रम अभी भी जिंदा है। सब हैरान हो गए। क्या मतलब? अजय ने पूछा। विक्रम ने अपनी मौत का नाटक किया, मैंने समझाया। उसने किसी और के शव को नदी में फेंका और अपने कपड़े पहना दिए। फिर वह छुप गया और अब वह किसी और रूप में जी रहा है। लेकिन कौन है वह? दयाशंकर ने पूछा। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। तभी मेरी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो शांति से कोने में खड़ा था। वह हवेली का पुराना चौकीदार था, रामदीन। तुम? मैंने कहा। तुम ही विक्रम हो। रामदीन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी झूठी दाढ़ी और मूंछें उतारी। वह विक्रम था, दयाशंकर का सबसे बड़ा बेटा। बहुत तेज हो तुम, व्योमकेश, विक्रम ने कहा। हाँ, मैं जिंदा हूं, और मैं पिछले 20 सालों से यहीं रहा हूं, एक चौकीदार के रूप में। क्यों? दयाशंकर ने रोते हुए पूछा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं असली खिलाड़ी हूं पिताजी, विक्रम ने कहा। अमर ने सोचा कि वह इस खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन असल में मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। मैंने अमर को उन दस्तावेजों के बारे में बताया। मैंने ही उसे मीनाक्षी से मिलवाया, और मैंने ही यह पूरा खेल खेला। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे असली सत्ता चाहिए थी, विक्रम ने कहा। छाया में रहकर सब कुछ नियंत्रित करना, यही असली ताकत है। अमर मेरा मोहरा था। जब भी कोई शक करता तो अमर पकड़ा जाता और मैं सुरक्षित रहता। तो विनोद का अपहरण भी तुम्हारी योजना थी? अजय ने पूछा। बिल्कुल, विक्रम ने कहा। मैं चाहता था कि विनोद मर जाए। फिर मैं धीरे धीरे पिताजी को भी हटाता, और अंत में सारी संपत्ति मेरी होती। लेकिन तुम्हारी योजना नाकाम हो गई, मैंने कहा। विक्रम ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शायद इस बार, लेकिन मैं हार नहीं मानता। मैं फिर से कोशिश करूंगा। नहीं, मैंने कहा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैंने पुलिस को बुलाया और विक्रम को गिरफ्तार करवा दिया। मीनाक्षी और अमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन बाद मैं और अजय अपने घर में बैठे थे। यह मामला हल हो चुका था, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल थे। ब्योमकेश, अजय ने कहा, एक बात समझ नहीं आई। विक्रम ने 20 साल तक एक चौकीदार के रूप में क्यों रहा? वह तो पहले ही अपनी योजना पूरी कर सकता था, क्योंकि वह धैर्यवान था, मैंने कहा। असली षड्यंत्रकारी जल्दबाजी नहीं करते। वह धीरे धीरे सब कुछ तैयार कर रहा था। उसने पहले राजनैतिक संपर्क बनाए, फिर अमर को अपना मोहरा बनाया, फिर मीनाक्षी को घर में घुसाया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। और वह खंजर? अजय ने पूछा। जो विनोद के कमरे से गायब हुआ था, वह खंजर विक्रम ने ही रखा था, मैंने कहा। वह चाहता था कि लोग सोचें कि यह कोई क्रांतिकारी गिरोह का काम है। वह खंजर और दीवार पर बना निशान, यह सब लोगों को भटकाने के लिए था। और चुड़ैल की अफवाह? अजय ने पूछा। वह मीनाक्षी का काम था, मैंने कहा।
लेकिन विक्रम ने ही उसे यह आइडिया दिया था। एक भूतिया माहौल बनाना ताकि कोई तहखाने में ना जाए, यह बहुत चालाकी भरी योजना थी। अजय ने चाय का घूंट लिया और बोले, और वे राजनैतिक दस्तावेज, तुमने उनका क्या किया? मैंने उन्हें कुछ विश्वसनीय पत्रकारों और अधिकारियों को सौंप दिया है, मैंने कहा। वे धीरे धीरे सच को सामने लाएंगे, लेकिन इस तरह की देश में अराजकता न फैले। तुम बहुत समझदारी से काम किया, व्योमकेश, अजय ने कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोलकाता की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोगों को नहीं पता था कि कितने बड़े षड्यंत्र को हमने रोका था। अजय, मैंने कहा, सत्ता एक खतरनाक चीज है। यह इंसान को राक्षस बना देती है। विक्रम, अमर, मीनाक्षी सब सत्ता के पीछे भागते रहे और अपनी इंसानियत खो बैठे। लेकिन दयाशंकर बाबू का क्या होगा? अजय ने पूछा। उन्होंने अपने तीनों बेटों को खो दिया। विनोद बचा है, मैंने कहा, और शायद यह सब कुछ उसे एक बेहतर इंसान बनाएगा। उसने मौत को करीब से देखा है। शायद अब वह जुए और कर्ज से दूर रहेगा। 1 महीने बाद मुझे दयाशंकर का एक पत्र मिला। उन्होंने लिखा था, प्रिय व्योमकेश बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे विनोद की जान बचाई और उन राजों को उजागर किया जो हमारे परिवार को खत्म कर रहे थे। मैंने लाल कोठी को बेच दिया है। अब वहां एक स्कूल बनाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह जगह जो कभी षड्यंत्रों का अड्डा थी, अब बच्चों की हंसी से गूंजे। विनोद ने जुआ छोड़ दिया है। वह अब एक नया जीवन शुरू कर रहा है। मैं आपका सदा आर्णी रहूंगा। आपका, दयाशंकर मल्होत्रा। मैंने पत्र अजय को दिखाया। देखो अजय, कभी कभी बुराई के खत्म होने से नई शुरुआत होती है। हाँ, अजय ने कहा, लेकिन व्योमकेश, एक सवाल है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन सभी राजनेताओं को सजा दिलानी चाहिए थी? मैंने गहरी सांस ली। अजय, न्याय हमेशा काला और सफेद नहीं होता। कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है। अगर मैंने उन सभी दस्तावेजों को एक साथ सार्वजनिक कर दिया होता, तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था ढह जाती। देश में अराजकता फैल जाती। इसलिए मैंने बीच का रास्ता चुना, धीरे धीरे सच को सामने लाना। तुम ठीक कहते हो, अजय ने कहा। लेकिन मुझे एक बात और समझ नहीं आई। रोहन कहाँ था जब यह सब हो रहा था? रोहन, मैंने कहा, वह एक मासूम मोहरा था। उसकी मां ने उसे इस पूरे षड्यंत्र से दूर रखा था। विक्रम नहीं चाहता था कि रोहन को कुछ पता चले, क्योंकि रोहन सीधा साधा था। वह इस गंदे खेल में शामिल नहीं होता। और अब? अजय ने पूछा। अब रोहन और विनोद दोनों मिलकर अपने पिता का व्यवसाय संभालेंगे, मैंने कहा। शायद यह त्रासदी उन दोनों को करीब ला पाए। इस बीच कोलकाता पुलिस ने विक्रम, अमर और मीनाक्षी की गहन पूछताछ की। पुलिस इंस्पेक्टर घोष, जो मेरे पुराने मित्र थे, ने मुझे बुलाया। व्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, यह मामला बहुत जटिल है। विक्रम ने पूरी कहानी बता दी है। उसने स्वीकार किया कि पिछले 20 सालों में उसने कई हत्याएं करवाई हैं। कौन कौन सी हत्याएं? मैंने पूछा। सबसे पहले, घोष ने कहा, उसने अपने ही एक साथी को मारा था, जिसके शव को नदी में फेंककर उसने अपनी मौत का नाटक किया। फिर पिछले 20 सालों में जो भी उसके राज जानने के करीब पहुंचा, उसे खत्म कर दिया गया। कितने लोग? मैंने पूछा। कम से कम 5, घोष ने गंभीर स्वर में कहा, और यह तो वही हैं जिनके बारे में हमें पता चला है। असली संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विक्रम सिर्फ एक षड्यंत्रकारी नहीं था, वह एक सीरियल किलर था। और उसके राजनैतिक संपर्क? मैंने पूछा। हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, घोष ने कहा। लेकिन आप जानते हैं बाबू, राजनेताओं को पकड़ना आसान नहीं होता। उनके पास बहुत ताकत है। इसीलिए मैंने कुछ दस्तावेज प्रेस को दे दिए हैं, मैंने कहा। अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे सच बाहर आएगा, घोष ने सिर हिलाया। आप बहुत समझदारी से काम किया बाबू। एक साथ सब कुछ बाहर आता तो देश में तूफान आ जाता। कुछ दिन बाद पुलिस ने मुझे मीनाक्षी से मिलने की अनुमति दी। वह जेल की एक छोटी सी कोठरी में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में अब वह चमक नहीं थी। तुम मुझसे मिलने आए? उसने कहा। क्यों? मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, मैंने कहा। तुम विक्रम से कैसे मिली? मीनाक्षी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। एक दिन विक्रम मुझसे मिला। उसने कहा कि वह मुझे अमीर बना सकता है, बस मुझे उसकी एक योजना में मदद करनी होगी। और तुमने मान लिया? मैंने पूछा। हाँ, मीनाक्षी ने शर्मिंदगी से कहा।
मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मेरे भाई की शादी होनी थी। विक्रम ने मुझे इतना पैसा दिया कि मेरे परिवार की सारी समस्याएं हल हो गईं। फिर मैंने पूछा। फिर उसने मुझे दयाशंकर से मिलवाया। मीनाक्षी ने कहा। दयाशंकर की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। वे अकेले थे और उन्हें एक साथी की जरूरत थी। विक्रम ने सब कुछ व्यवस्थित किया। मेरी और दयाशंकर की मुलाकात, शादी, सब कुछ। और तुम्हारा बेटा रोहन? मैंने पूछा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। रोहन मेरा असली बेटा नहीं है। विक्रम ने उसे कहीं से लाकर मुझे दिया था, ताकि लोग यह सोचें कि मेरा पहले से एक बेटा है। यह सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। तो रोहन को नहीं पता कि वह दयाशंकर का असली बेटा नहीं है? नहीं, मीनाक्षी ने कहा, उसे कुछ नहीं पता, और मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मैंने कुछ देर सोचा। यह जानकारी बहुत संवेदनशील थी। अगर रोहन को पता चला तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुमने विनोद को मारने की कोशिश क्यों की? मैंने पूछा। क्योंकि विक्रम ने कहा था, मीनाक्षी ने रोते हुए कहा। वह कहता था कि अगर विनोद मर जाए तो सारी संपत्ति रोहन को मिलेगी, और मुझे अपने बेटे के लिए सब कुछ चाहिए था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने एक मासूम को मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने पूछा। हाँ, मीनाक्षी ने कहा, बहुत। अगर मैं वक्त पीछे ला सकती तो मैं कभी विक्रम के जाल में नहीं फंसती। मैं वहां से चला गया। मीनाक्षी एक दोषी थी, लेकिन वह भी विक्रम की एक शिकार थी। अगले दिन मैं अमर से मिलने गया। वह भी जेल में था। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तुमने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी, उसने गुस्से से कहा। तुम्हारी योजना? मैंने कहा। तुम तो बस विक्रम का मोहरा थे। अमर का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मैं मोहरा नहीं था। मैं मास्टरमाइंड था। झूठ, मैंने कहा। विक्रम ने तुम्हें इस्तेमाल किया। उसने तुम्हें उन दस्तावेजों के बारे में बताया, तुम्हें सत्ता का सपना दिखाया, लेकिन असल में वह तुम्हें अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अमर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लेकिन वह मेरा भाई है। उसने मुझे धोखा कैसे दे सकता है? सत्ता के सामने रिश्ते कुछ नहीं होते, मैंने कहा। विक्रम ने अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाइयों को धोखा दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमर ने सिर झुका लिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैंने सोचा कि मैं चालाक हूं, लेकिन असल में मैं सिर्फ एक कठपुतली था। तुम्हें कब पता चला कि विक्रम जिंदा है? मैंने पूछा। 15 साल पहले, अमर ने कहा। एक दिन वह मेरे सामने आया। उसने बताया कि वह रामदीन चौकीदार के रूप में हवेली में रह रहा है। उसने मुझे उन दस्तावेजों के बारे में बताया और कहा कि हम मिलकर बहुत ताकतवर बन सकते हैं। और तुमने उसका साथ दिया, मैंने कहा। हाँ, अमर ने कहा। मैं लालच में आ गया। मुझे लगा कि मैं भी सत्ता का हिस्सा बन सकता हूं, लेकिन असल में मैं बस उसका गुलाम बन गया। आखिरकार मैं विक्रम से मिलने गया। वह जेल की एक विशेष सुरक्षा वाली कोठरी में था। उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। ब्योमकेश दास, उसने कहा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिसने मेरी पूरी योजना को समझा, विक्रम ने कहा। तुम जानते हो, मैंने 20 साल तक यह खेल खेला। 20 साल, और किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन अंत में तुम पकड़े गए, मैंने कहा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें पता है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया वह अपनी मर्जी से किया। मैंने सत्ता का स्वाद चखा। मैंने नेताओं को अपने इशारे पर नचाया। यह अनुभव, यह अविश्वसनीय था। तुमने कितने लोगों को मारा? मैंने पूछा। विक्रम ने कुछ देर सोचा। गिनती याद नहीं, शायद 10, शायद 15। जो भी मेरे रास्ते में आया उसे हटा दिया। तुम्हें कोई पछतावा नहीं? मैंने पूछा। नहीं, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। पछतावा कमजोरों का काम है, मैं ताकतवर हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई इंसानियत नहीं थी, केवल अंधकार था। तुम जानते हो, मैंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने सोचा कि तुम सबसे चालाक हो। लेकिन हर चालाक व्यक्ति एक दिन अपनी ही चालाकी में फंस जाता है। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर से वही करूंगा। मैं वहां से चला गया। विक्रम एक खोया हुआ इंसान था, जिसे सत्ता के नशे ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। 1 महीने बाद विनोद मुझसे मिलने आया। वह पहले से बहुत बदला हुआ था।
अधिक गंभीर, अधिक जिम्मेदार। व्योमकेश बाबू, उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। आपने मेरी जान बचाई। यह मेरा काम है, मैंने कहा। नहीं, विनोद ने कहा, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। जब मैं उस तहखाने में बंद था तो मैंने बहुत सोचा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। मैं जुए और कर्ज में डूबा हुआ था। मैं अपने परिवार के लिए कोई काम का नहीं था। और अब? मैंने पूछा। अब मैं बदल गया हूं, विनोद ने कहा। मैंने जुआ छोड़ दिया है। मैं पिताजी के व्यवसाय में मेहनत से काम कर रहा हूं और मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। और रोहन, विनोद ने कहा, हम दोनों अब दोस्त बन गए हैं। पहले हम एक दूसरे को भाई नहीं मानते थे, लेकिन अब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रोहन को उसके असली माता पिता के बारे में पता चला, मैंने पूछा। विनोद ने सिर हिलाया। नहीं, और मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। वह मेरा भाई है, यही काफी है। मैं विनोद की परिपक्वता देखकर प्रभावित हुआ। त्रासदी ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। 6 महीने बाद मैं और अजय फिर से लाल कोठी गए, लेकिन अब वह एक स्कूल बन चुकी थी, आशा विद्यालय। बच्चों की हंसी मजाक से पूरी हवेली गूंज रही थी। दयाशंकर ने हमारा स्वागत किया। देखिए बाबू, यह वही जगह है जो कभी अंधकार और षड्यंत्रों का केंद्र थी, और आज यहां रोशनी और खुशियां हैं। हमने स्कूल का निरीक्षण किया। तहखाना अब एक लाइब्रेरी बन चुका था। वे सभी कमरे जहां कभी राजनैतिक दस्तावेज रखे हुए थे, अब किताबों से भरे हुए थे। यह बहुत अच्छा है, मैंने कहा। हाँ, दयाशंकर ने कहा। मैं चाहता था कि इस जगह का इतिहास बदल जाए। अब यहां बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं। जब हम वापस जाने लगे तो विनोद ने मुझे एक किताब दी। यह क्या है? मैंने पूछा। यह लाल कोठी का इतिहास है, विनोद ने कहा। अजय जी ने इसे लिखा है। हम चाहते हैं कि लोग जानें कि कैसे अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है। मैंने अजय की ओर देखा। तुमने यह कब लिखी? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 6 महीनों में। मुझे लगा कि यह कहानी लोगों को सुनाई जानी चाहिए। उपसंहार, आज जब मैं इस कहानी को याद करता हूं तो मुझे कई बातें समझ आती हैं। लाल कोठी का मामला सिर्फ एक अपहरण का मामला नहीं था। यह सत्ता के लालच, पारिवारिक षड्यंत्रों और राजनैतिक भ्रष्टाचार की एक जटिल कहानी थी। विक्रम, अमर और मीनाक्षी, तीनों ने सत्ता के लिए अपनी इंसानियत खो दी। उन्होंने रिश्तों को तोड़ा, लोगों को मारा और अपने ही परिवार को बर्बाद किया। लेकिन अंत में वे सब पकड़े गए। दूसरी ओर विनोद और दयाशंकर ने अपनी त्रासदी से सीखा। उन्होंने लाल कोठी को एक स्कूल में बदल दिया, अंधकार को रोशनी में बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए। आज जब मैं बेकर स्ट्रीट, नहीं, हैरिसन रोड, मैं कभी कभी अपने प्रिय शेरलॉक होम्स को याद करता हूं और भूल जाता हूं कि मैं कोलकाता में हूं, लंदन में नहीं। पर बैठा हूं तो मैं सोचता हूं कि कितने और लाल कोठी इस दुनिया में छिपे हुए हैं, कितने और राज, कितने और षड्यंत्र। लेकिन जब तक सत्यान्वेषी हैं, जब तक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तब तक उम्मीद है। अजय मेरे पास आकर बैठ गए। ब्योमकेश, एक नया मामला आया है। गोवा बागान में एक रहस्यमय हत्या हुई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो अजय, सत्य हमारा इंतजार कर रहा है। और इस तरह लाल कोठी का रहस्य समाप्त हुआ। लेकिन एक सत्यान्वेषी की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर समाप्ति एक नई शुरुआत है। दोस्तों, यह थी लाल कोठी के रहस्य की कहानी। ब्योमकेश दास की यह रोमांचक जासूसी कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप शुरू से ही समझ गए थे कि असली मास्टरमाइंड कौन है? या आप भी अमर को ही मुख्य खलनायक समझ रहे थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपने अंत का अनुमान लगा लिया था? कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ कौन सा था? आप किस पात्र को सबसे दिलचस्प पाया? ब्योमकेश, विक्रम, अमर या मीनाक्षी? और हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम नई रोमांचक कहानी लेकर आएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मुझे कमेंट में यह भी जरूर बताइए, आप यह कहानी किस समय सुन रहे हैं।
सुबह के समय, दोपहर में, शाम को या फिर रात के अंधेरे में। आप किस शहर से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर या किसी और शहर से? किस डिवाइस पर सुन रहे हैं? मोबाइल पर, लैपटॉप पर या फिर टीवी पर? यह जानकर मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी कहानियां देश के किस किस कोने तक पहुंच रही हैं और आप सब किस समय हमारा साथ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी खास किरदार पर कहानी लाएं, जैसे फेलूदा, व्योमकेश बख्शी या कोई नया जासूस, तो वो भी कमेंट में बताइए। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 12 भी सब्सक्राइब बटन दबाइए। ये बिल्कुल मुफ्त है और इससे आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहेगी। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको कौन सी कहानियां पसंद आ रही हैं और हम आगे कैसी कंटेंट लेकर आएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां सुनते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगली कहानी जल्द ही आ रही है। स्टे ट्यून्ड।